हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन हमारा मेजर जो फोकस होगा ना, वो एक चीज के ऊपर होने वाला है। कंप्यूटर वीएन मुझे बड़े मजेदार फील्ड लगती है। मैंने बड़ा पर्सनली इसके ऊपर काम किया हुआ है। पर्सनली मैंने मशीन लर्निंग के अंदर सबसे ज्यादा काम कंप्यूटर वीएन के अंदर किया हुआ है। ठीक है। कंप्यूटर वीएन का टॉपिक मैंने अगेन आपको बताया था कि कंप्यूटर को अगर आंखें दे दें हम, ठीक है, तो दिस टॉपिक इज नोन एज द कंप्यूटर वीएन। ठीक है, हम कंप्यूटर को आंखें दे रहे हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं। तो कंप्यूटर जब देखे और फिर उसके बाद कंप्यूटेशन करें उसके ऊपर परफॉर्म, तो दैट इज द कंप्यूटर वीएन। तो बेसिकली आज हम थोड़ा सा टच लेंगे कंप्यूटर वीएन का, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क इन डेप्थ। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क देखेंगे तभी तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ फॉलो करता है डीप लर्निंग के अंदर। मैंने आपको हिस्ट्री में सब कुछ बता दिया था कि पहले जो डीप लर्निंग थी उसके तीन डोमेन्स हुआ करते थे, एनएलपी, सीवी, ठीक है, और स्पीच रिकॉग्निशन। आजकल इन तीनों की इतनी मायने नहीं है। ठीक है, तीनों सेम तरीके से काम कर रहे होते हैं, सेम तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल चीजें बड़ी एडवांस हो चुकी हैं। ठीक है। पहले इसके ऊपर रिसर्च करने की हर जो साइंटिस्ट होता था वो अलग अपने अपने डोमेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता था। सबसे ज्यादा रिसर्चेस भी कंप्यूटर विजन के डोमेन के अंदर हो गया। तो आज हम कंप्यूटर विजन को इन डेप्थ देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं न्यूरल नेटवर्क, जो हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क इन डेप्थ हम इसकी इंट्यूशन ले लेते हैं, इसको हम इन डेप्थ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? ठीक है, हमारे पास डेटा है, वो इनपुट आना चाहिए एज ए। ठीक है, मेरे पास डाटा है, वो डाटा एज एन इनपुट आना चाहिए ऑब्वियसली। कंप्यूटर नेटवर्क है ना, न्यूरल नेटवर्क है ना। ठीक है, इस तरह इनपुट इंट्यूशन लेने के मेरे पास इनपुट आएगा, मैं देखता हूँ किसी चीज को, पहले मैं इनपुट ले रहा हूँ, फिर उसको ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है मेरा दिमाग। ठीक है, दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा है, वो हमें नजर नहीं आ रही, वो हिडन है। ठीक है, हिडन है इसलिए उसको हम हिडन लेयर कहेंगे। ये इनपुट लेयर, यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है। एंड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मल्टीपल आ सकते हैं। मीन्स अगर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो अभी हम पढ़ते हैं, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आउटपुट आ रहे हैं। अब इसको ना इन डेप्थ नेमिंग कन्वेंशन पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको ना बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाएगा। ये हमारी इनपुट लेयर है, ये हमारी हिडन लेयर है, लेयर्स है, और हमारी आउटपुट लेयर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सिलेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा मेजर फोकस कंप्यूटर विजन की तरफ जाने वाला है आज। नेक्स्ट, इस न्यूरॉन को, अगर मुझे, ये न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है, डीपली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड न्यूरल न्यूरल नेटवर्क की, कि एक न्यूरॉन अपनी आगे वाली लेयर के हर एक न्यूरॉन से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है। ये देखें। अब इसको हम वेट भी कह सकते हैं या थीटा भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली हमने देखा था ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर, हम वेट्स भी कह सकते थे, बीटास भी कह सकते थे। ठीक है। और अगेन, ये जो हमारा हिडन लेयर है इसमें दो परफॉर्म होते हैं ऑपरेशंस, एक जेड कंप्यूट होते हैं और एक एक्टिवेशन लगती है उसके ऊपर। एक्टिवेशन क्यों लगती है? ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म क्यों करना होता है? ताकि हम उसको अपने मर्जी से उसमें से वैल्यूज निकालें, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालें, उतनी चीज लिखें जितनी हमें जरूरत है, ट्रांसफॉर्म कर लें और उसकी बेस के ऊपर प्रेडिक्ट कर दें अपना आंसर। ठीक है। तो जी कंप्यूट किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक्टिवेशन लगा ली, दैट्स इट। यही काम कर रही है हर हिडन लेयर। जी कंप्यूट कर रही है, ट्रांस एक्टिवेशन लगा रही है, जी कंप्यूट कर रही है, एक्टिवेशन लगा रही है, इसका दूसरा कोई काम है ही नहीं। ठीक है। न्यूरॉन मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक छोटा सा फंक्शन है कि जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है। जी कौन सा फंक्शन है? जी फंक्शन है वही वाला जो हमने लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था, वही तो कर रहा होगा बैकएंड के ऊपर। अब इसकी मैथमेटिकल नाम देख लें वेट्स का। इसको हम कहेंगे, ये देखें, अगर इनपुट मेरा 1 है,
इनपुट मेरा 2 है, इनपुट हम x को कहते थे, ये तो आप सबको पता है, आउटपुट हम y को कहते थे, इनपुट हम x को कहते थे। ये मेरा इनपुट 1 है और ये मेरा इनपुट 2 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटा सेट के अंदर दो इनपुट्स होंगे, लेट्स से एज, ठीक है, और हाइट, और मुझे वेट प्रिडिक्ट करना होगा। इस तरह का मेरा को डेटा सेट होगा, जिसमें मेरी एज और हाइट हो सकता है कि इनपुट्स हो, x1 है और x2 है। अब x1 अपने अगले वाले पहले न्यूरॉन से जाके मिल रहा है सबसे पहले, तो उसको हम किस तरह नेम कर सकते हैं? दोबारा देखें, इस ये थीटा है ना, या हम थीटास ले रहे होंगे, ठीक है, या वेट का डब्ल्यू भी ले सकते हैं, थीटास ले सकते हैं। तो थीटा, थीटा जो है हमारे पास, ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? थीटा जो है हमारे पास, वो थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 1 है ना, ये देखिए, इनपुट की वैल्यू 1 है तो हम 1 लगा देंगे। अब देखना है कि ये वाला जो है ना, ये वाला थीटा, ये कौन से वाले न्यूरॉन से जाके कनेक्ट हो रहा है? पहले वाले न्यूरॉन से जाके कनेक्ट हो रहा है तो 1 आ जाएगा। अगेन, थीटा, ये 1 वाला थीटा है, 1, ये दूसरे न्यूरॉन से जाके कनेक्ट हो रहा है तो 2 आ जाएगा। अगर एक और न्यूरॉन होता तो मैं इसको क्या लिखता? थीटा 3, ठीक है। अब ये पहली लेयर है ना, पहली लेयर, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा, 1, इसकी पावर। ये सिर्फ मैथमेटिक्स में लिखने तक के काम आएगा, आगे अब आप न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो उसका कुछ काम नहीं आने वाला आपको, ठीक है। बस मैथमेटिक्स में लिखने तक काम आएगा। आगे होकर हम पाइटोश पढ़ेंगे तो सब कुछ पाइटोश करके देगा आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या किस चीजें कन्वेंशन होती हैं। अब अगर मैंने x2, इसको मैं प्यारा सा कर देता हूँ बैक बैक जाके, सारी चीजों को दोबारा देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, x2 को कनेक्ट करना है इससे और इससे। अब मुझे बताएं इसके थीटा की वैल्यू, ये वाले, ये वाले थीटा की वैल्यू बताएं मुझे। थीटा 1, 2। अब मुझे इस वाले थीटा की वैल्यू बताएं। पावर 1, ठीक हो गया। अब इस वाले लेयर को हम पावर 2 कह देंगे, क्यों? क्योंकि ये पावर 2 ही तो है, ठीक है, ये दूसरी लेयर ही तो है, दूसरी लेयर है ना ये, ठीक है। और अब हम हर लेयर के ऊपर एक बाइस ऐड करते थे, हमने देखा था ये, क्यों? ये एम एक्स प्लस बी था ना, एम हमारे सारे थीटास थे और बी मेरा एक बाइस था, बाइस को तो ऐड करना पड़ेगा 0, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको इससे जोड़ना होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है, पावर 1, ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, कुछ मसला हो यहाँ तक? ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर तो एक बाइस जोड़ना होगा, हम हर लेयर के ऊपर एक बाइस जोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि हमारी ये लाइन की इक्वेशन इस तरह कह रही है हमें कि ये आना चाहिए हर की इक्वेशन के साथ। तो अगर हम a0 यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसको 2 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब ये वाला, इसके भी तो थीटास होंगे, आगे आगे अगली लेयर पे बचा रही है ये। अब इस वाले थीटा की वैल्यू बताइए, पिछले बेस के ऊपर पिछला ही है, ये कौन सा है वैल्यू इसकी? बिल्कुल सही। फर्क ये होगा कि अब हम 2 लिख देंगे क्योंकि देर 2 के, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन।
बस इतने ही काम कर रहे होंगे, नेमिंग कन्वेंशन। इस इन सारे थीटास की वैल्यूज हमारे पास सारी आ गई ना, थीटास की वैल्यूज। लाइक 01, 02, 10, ठीक है, 20, ये सारी वैल्यूज आ गई काइंड ऑफ। हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ गई। हम वैल्यूज क्यों निकालनी जरूरी होती है, नेमिंग कन्वेंशन इसलिए जरूरी हो रही होती है एट द एंड, क्योंकि हमने देखा था कि हमने एक चीज देखी थी कि जब हम बैकवर्ड प्रोपगेशन कह रहे थे तो थीटास की वैल्यूज को अपडेट कह रहे थे, ठीक है। तो एट द एंड हमने इन सब की वैल्यूज को अपडेट भी करना होगा। इस तरह ही है ना कि हमें इन सब की वैल्यूज को अपडेट करना होगा। तो हमें इसकी कन्वेंशन में पता होगा कि कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है, तभी तो हम उसको अपडेट करेंगे। इसके ऊपर क्या फंक्शन लगाएंगे? ग्रेडियंट डिस्टेंस बस, ठीक है, बैकवर्ड प्रोपगेशन के ऊपर। और फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हम क्या करते थे? थीटास को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्या हो रही है, जी कैलकुलेट करते थे, फिर हम ए कैलकुलेट करते थे। ये यही करते थे हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर। ये लाइन की ही तो इक्वेशन थी, ठीक है, मल्टी डायमेंशन के अंदर। मल्टी डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन के अंदर मल्टी वेरिएबल्स, ठीक है। इसके ऊपर हम एक एक्टिवेशन लगा देते थे। एक्टिवेशन को अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना कि हम क्या करते थे? हमारे पास एक, मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सिंप्लिसिटी के लिए एक बार और रिवाइज कर देता हूँ न्यूरल नेटवर्क को, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि न्यूरल नेटवर्क का काम क्या हो रहा होता है। मेरे पास एक सेकंड, इसको साफ कर लो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। मेरे पास क्या होती थी? इनपुट लेयर, ठीक है। हिडन लेयर्स, हिडन लेयर करते थे जी और ए को कंप्यूट। देन आउटपुट लेयर, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या करता था? जी और ए की वैल्यूज कंप्यूट करके मुझे आउटपुट प्रिडिक्ट करके देता था। हर लेयर के ऊपर जाके ना आउटपुट मुझे प्रिडिक्ट करके दे रहा है, आउटपुट, ठीक है। इसने इसका फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का काम होता था आउटपुट प्रिडिक्ट करके देना, आउटपुट प्रिडिक्शन। एट द एंड फिर हम आउटपुट प्रिडिक्ट करने के बाद इसका लॉस चेक करते थे, ठीक है, ठीक है। ये एमएससी है, मीन स्क्वेयर एरर, या कोई भी लॉस चेक कर सकते थे, ठीक है। वाई, लॉग वाई प्लस, ये आपको हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैंने भी क्रॉस नोट, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ये हम कोई भी एक बेस के ऊपर एक लॉस कंप्यूट करते थे बेस्ड ऑन द हम कौन से टाइप ऑफ द न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं। हमने लॉस कंप्यूट किया, आउट, पहला काम क्या किया? आउटपुट को प्रिडिक्ट किया, लॉस कंप्यूट कर लिया। अगर तो लॉस बहुत बड़ा है तो हमने उसको मिनिमाइज करना होगा ऑब्वियसली। मिनिमाइज करने के लिए हम ऑप्टिमाइजर लगाते थे। ऑप्टिमाइजर यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे सबसे ज्यादा? ग्रेडियंट डिसेंट। ऑप्टिमाइजर लगा के हम अपने सारे वेट्स को, जितने भी थे, वैल्यूज को चेंज करते थे। ऐसी ऑप्टिमल वैल्यूज लेके आते आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा लॉस कम से कम हो। और वो तभी हो सकता है कि जब थीटास वैल्यूज को चेंज करें ऑब्वियसली। थीटास प्लस बीटास, ठीक है, बी जो बाइसेस हैं हमारे, इनकी इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। इनके पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करना था काम। ये पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करने के काम को कहते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करने के नाम को कहते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन।
फॉरवर्ड प्रोपोगेशन प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कह रहे हैं। ठीक है, देन लॉस कंप्यूट कह रहे हैं। इसके अंदर फिर हम ऑप्टिमाइजर लगा रहे हैं। थीटास की वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं, या मोर सिंपलर पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और जब पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे हैं उस चीज को हम कह रहे हैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन। और ये काम हम तब तक करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं, जब तक हमारा लॉस मिनिमाइज ना हो जाए। क्यों लॉस मिनिमाइज करना चाह रहे हैं? इसलिए क्योंकि जितना लॉस मिनिमाइज होगा उतना अच्छा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, बाकी ठीक हो गया। अब हम देख रहे थे हिडन लेयर को। हिडन लेयर के अंदर ना झांक के देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है हिडन लेयर के अंदर। ये एक हिडन लेयर है। इसके अंदर न्यूरॉन्स है, मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड न्यूरॉन्स हो सकते हैं। अब हिडन लेयर के अंदर जो न्यूरॉन है वो दो काम कर रहे हैं। एक जी कंप्यूट कर रहे हैं, जो कि एट द बिहाइंड द सीन एम एक्स प्लस बी की एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और एम एक्स हम प्लस बी हम कोई 1.5 हफ्ते से पढ़ पढ़ के थक गए हैं कि लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, एम एक्स प्लस बी हमने फाइंड कर लिया। फिर इसके ऊपर हम एक एक्टिवेशन लगा रहे हैं। अब एक्टिवेशन क्या चीज़ है यार? हम कल कल से पढ़ रहे हैं, काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। एक्टिवेशन एक्टिवेशन फंक्शन आपको कहते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्म करके दे रहा हूँ आपको चीजों को आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिग्मॉइड के केस के अंदर डिफरेंट तरह के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। सिग्मॉइड के केस के अंदर वो आपको 0 या 1 के दरमियान वैल्यूज देगा। 0 या 1 के दरमियान वैल्यूज दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि किस चीज के लिए यूज हो सकता है सिग्मॉइड? कोई आपके जहन में बात आ रही हो कि किस किस चीजों के लिए? हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। 0 से लेके 0.5 तक हम एक क्लास बना सकते हैं। 0.5 से लेके 1 तक हम एक क्लास बना सकते हैं। कि अगर मॉडल की प्रोडिक्शन इसके बीच में आ रही हो तो क्लास बना दो, इससे ऊपर आ रही हो तो क्लास बना दो, दैट्स इट। बाइनरी क्लासिफिकेशन। एक और एक्टिवेशन फंक्शन होता है रिल्यू, जो कि ज्यादातर फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फीचर एक्सट्रैक्ट करने से क्या मुराद है? फीचर एक्सट्रैक्ट करने से ये मुराद है कि मेरे पास एक लेट से तस्वीर है। ठीक है, प्लेन तस्वीर है, यहाँ पे उसका कोई फीचर है नहीं। ठीक है, कोई फीचर है नहीं, फीचर्स उसके किधर है? बेसिकली सिर्फ इतनी जगह पे है उसका फीचर। फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम काफी ज्यादा चीजें करेंगे आगे। तो हो सकता है कि मैं इसमें से सिर्फ मैक्स निकाल लूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पे रिव्यू लगा सकता हूँ। ज्यादातर रिव्यू लगता है हिडन लेयर्स के अंदर कंप्यूटर विजन की। आगे देखेंगे हम। एक केस हो सकता है। इसके अलावा सॉफ्टमैक्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं? सॉफ्टमैक्स क्या करता है आपको? लेट से मेरे पास क्लासेस हैं, 1, 2, 3, 4। लेट से मेरे पास चार क्लासेस हैं। लेट से वो क्या करते हैं कि हमारे पास जी की वैल्यूज आ रही है ना, वो उसको एक्टिवेशन लगा के इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हर किसी की वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं मैं पूछूंगा अभी क्वेश्चन कि मैंने ये क्या बोला है। ठीक है, और ये कहाँ पर रिलेट हो रहा था हमारा? ठीक है, ये किस जगह के ऊपर रिलेट हो रहा था? मैं अभी अभी आपसे क्वेश्चनिंग करने वाला हूँ। एक सेकंड मुझे दे, मैं इसका क्या करता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.8,
यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.001। यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है। मकसद ये था कि यहाँ पे मल्टी क्लास क्लास का क्लासिफिकेशन हो रही है। पावर की फॉर्मूला है इसका C1 V2 V3 V4। पावर है ना, E की पावर। सिग्मॉइड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? -A। ठीक है। रेलियो का फॉर्मूला क्या था? मैक्स ऑफ हमारे पास जीरो और वैल्यू। फॉर्मूलाज है, रटने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल मेरे पास ना डेटा आ रहा है और मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये डॉग है या नहीं। तो ये कौन सी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होगी? डॉग है कि नहीं है? बाइनरी। बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन। लेकिन अब मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास डाटा आ रहा है और मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, पेंगुइन हो सकता है, बियर हो सकता है। अब मुझे बताओ कि आउटपुट पे चार क्लासेस आ सकती हैं यार। मैं पांचवी भी डाल सकता हूँ, अदर एनिमल। ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो मेरे पास इनपुट इमेज आई है, ठीक है, इनपुट इमेज आई है, हालांकि उस तरफ से आती है। खैर, इनपुट इमेज आई है आपको इंट्यूशन देने के लिए। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? ठीक है। तो हमने हर किसी के जी कंप्यूट किए, उसके ऊपर सिग्मोइड का एक्टिवेशन फंक्शन लगा लिया। सिग्मोइड का एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा? आपको वैल्यूज निकाल कर देगा। इन शॉर्ट सबकी प्रिडिक्शन करके देगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी प्रिडिक्शन की, जाहिर है वो उसी क्लास से बिलोंग कर रहा होगा ना। ये चीज हमने एक और जगह देखी थी, एक और जगह भी देखी थी। कौन बताएगा ये? याद हो किसी को ना तो अप्रिशिएटेबल है। हाँ, सिग्मोइड तो बाइनरी में यूज हो गए, सॉफ्टमैक्स है। सॉफ्टमैक्स डिफरेंट तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस पर है। मैंने कहा कि सॉफ्टमैक्स के अंदर वो प्रिडिक्शन निकालता है सबकी। इन शॉर्ट, आसान करने के लिए मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस हैं। वो सबकी प्रिडिक्शन निकालता है कि ये जो मेरे पास इनपुट इमेज आई है कि इसकी क्या प्रिडिक्शन है कि ये इस वाली क्लास में बिलोंग कर सकते हैं। क्लास 1 की प्रिडिक्शन, 2 की प्रिडिक्शन, 3 की प्रिडिक्शन, 4 की प्रिडिक्शन। अब जिसकी सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन होगी, जाहिर है उसी क्लास से बिलोंग कर रहा होगा ना। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि ऐसी कुछ चीज हमने पहले देखी हुई है कि हम प्रिडिक्शन कर रहे होते थे और जिसकी हाई प्रिडिक्शन आती थी हम उसको रिजल्ट बता देते थे। कुछ याद आ रहा है? नहीं। बेहतरीन, शाबाश। ठीक है। नए बेसल वॉल्टर में हम प्रिडिक्शन निकालते थे और इसकी प्रिडिक्शन ज्यादा हो रही थी। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस। सॉफ्टमैक्स अप्लाई कर रहे होंगे मल्टीपल क्लासेस के अंदर। ठीक है। सॉफ्टमैक्स आपको क्या करेगा, आपकी सारी प्रिडिक्शन निकाल के आपको बता देगा कि ये इस वाली क्लास से बिलोंग करती है। डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, एंड सो ऑन। मल्टीपल तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे आपके पास। ठीक हो गया। अब एक्टिवेशन फंक्शंस हमारा हम आगे भी देखेंगे कि क्या कौन सी जगह के ऊपर क्या एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक जो था ना वो कंप्यूटर विजन का था। ठीक है। उससे पहले हमने न्यूरल नेटवर्क को ना इन डेप्थ पढ़ लिया। न्यूरल नेटवर्क कुछ भी नहीं है यार। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर है, पैटर्न है चीजों को सॉल्व करने का। वो आपको समझ आ गई कि इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। दैट्स इट। हिडन लेयर मल्टीपल हो सकती है, ये फुली कनेक्टेड लेयर है और हर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे।
कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? ठीक हो गया, ऑल क्लियर। कंप्यूटर विजन। अब थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा इसकी ना कंफ्यूजन लेते हैं। ठीक है। कंप्यूटर विजन के अंदर ना हम क्या चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो चीज़ें ये होंगी। इमेजेस। इसके अंदर मैं आपसे एक प्रॉपर असाइनमेंट लूंगा, प्रोजेक्ट बेस। मैं कह सकता हूँ कि यार जाएं, हो सकता है, पॉसिबल है कि मैंने एक बच्चे को असाइनमेंट दी थी कि जाएं बाहर से एक वीडियो बनाएं। ठीक है, रैंडम, अगर मेल है तो उसके लिए आसानी होगी। बाहर सड़क के ऊपर जाकर वीडियो बनाएं कूड़े की, कचरे की, और अपने एल्गोरिथम को दें। और वो बताए कि यार इस वीडियो के अंदर कितने सिगरेट बट्स थे, कितने शॉपर थे, सब चीजें बता दें कि यार कितने डब्बे पड़े हुए थे, कितने छिलके थे, कितने फल थे, एंड ऑल। या मैं कह सकता हूँ कि यार एक बच्चा ऐसी असाइनमेंट बनाए कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, ये कंप्यूटर विजन के अंदर ही फॉल करती हैं चीजें। सेल्फ ड्राइविंग कार, सीसीटीवी कैमरा आपने देखा होगा, तो उसमें से चोर जो पकड़ लेते हैं, ये सारे कंप्यूटर विजन के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा मजा आने लगेगा जब आप अपने हाथ से चीजें इस तरह की सॉल्व करेंगे ना। अभी मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है, वीकेंड के ऊपर। फिर आपको मजा आएगा कि यार तो आपको डाटा सेट मिलेगा, तो आप प्रोडिक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप प्रोडिक्शन करेंगे कि आपके पास क्या आएगा इनपुट के। बंदा कह रहा है कि यार मुझे, मैंने इतना खर्चा करना है इस डिपार्टमेंट में, तुम बता दो कि मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, इससे भी ज्यादा मजा आपको आएगा, अगेन मेरी तरह के अगर आप हैं तो, इमेजेस के साथ। ओके, इमेजेस के ऊपर आपको रियल टाइम नजर आना शुरू हो जाएंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, बाकी ये मशीन लर्निंग वाला जो है ना, थोड़ा ये बोर कॉन्सेप्ट होता है, बोर बोर रहता है बंदा इसमें। डीप लर्निंग के अंदर खास तौर पे, एनएलपी के अंदर टेक्स्ट है ना, इमेजेस का काम मजेदार है। ठीक है, अगेन बैक टू द टॉपिक, इमेजेस स्लैश वीडियोस, इसके साथ प्ले अराउंड करेंगे। ठीक है, पहला काम आपके जहन में क्या आता है कि मेरे पास इमेज आई है एक, उसको मैं पहला काम क्या कर सकता हूँ? पहला काम क्या कर सकता हूँ? फिर सोचें। हाँ, पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसको और स्पेसिफिक करें, जनरलाइज आपने बात की है। उस दिन मैंने इसको टॉपिक कवर भी किया था, इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म में भी नहीं कन्वर्ट, डिजिटलाइज करना। फिर डिजिटलाइजेशन को ना हम इन डेप्थ आज पढ़ते हैं क्या चीज होती है। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इमेज का क्या बताओगे, वो क्या चीज है? ठीक है, कंप्यूटर तो नहीं जानता ना कि एट द एंड इमेज है क्या चीज। तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि इमेज क्या चीज है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ले लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब कि सिर्फ ब्लैक है कलर और व्हाइट है कलर।
ठीक है, ग्रे स्केल इमेज जिसको हम कहते हैं। एक चैनल होता है उसके अंदर, सिर्फ चैनल जब हम डिफाइन करते हैं क्या चीज होती है। मेरे पास ये इमेज है, लेट्स से इसको मैंने डिजिटलाइज करना है। पैकेट के ऊपर ना एक मैट्रिक्स बनता है। इसको पिक्सल्स की वैल्यूज पड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फॉर 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 सम टाइम हम उसको जीरो कह सकते हैं। ठीक है, इस पिक्सल के ऊपर काइंड ऑफ ये है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह करके इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, बाकी सारे जीरो। ठीक हो गया, तो इसको डिजिटलाइज कहते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसके अंदर पिक्सल्स पड़े हुए, पिक्सल वैल्यूज पड़ी हुई। डिजिटलाइज कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में बना दिया। पिक्सल में ब्रेक तो किया, लेकिन ये जनरल था। स्पेसिफिक आंसर इसका ये है कि हमने एक मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स क्यों बनाया? इसको एक डिजिटलाइज फॉर्म में करने के लिए, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। पिक्सल्स को मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया कंप्यूटर को। ठीक है, पिक्सल्स को भी नहीं दिया, पिक्सल्स की वैल्यूज को दिया। पिक्सल की वैल्यूज क्या मतलब कि यार इस पिक्सल के ऊपर एक वैल्यू पड़ी होगी, इस पिक्सल के ऊपर एक वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, पिक्सल तो बस एक पिक्चर एलिमेंट है ना, उसकी मैंने वैल्यूज डिफाइन कर दी कि जितना कलर की इंटेंसिटी है ना इसके ऊपर। ठीक है, जितनी कलर की इंटेंसिटी है ना, उस हिसाब से मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। हो सकता है कि यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्यों क्यों मतलब कि कम है, ब्लैक है, ब्लैक कलर है, या इस इन दिस केस व्हाइट कलर है, बैकग्राउंड ब्लैक है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटेंस कलर है, बाकी जगह पे वो ब्लैक है, तो वहां पे डेड है, डेड है, कुछ भी नहीं है, कलर ही नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया, तो जो कलर की एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना, क्योंकि इमेजेस के अंदर हमने कलर के साथ प्ले करना होता है, जो कलर की वैल्यू होगी उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में करके रख देना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो है। पहला स्टेप डिजिटलाइजेशन। कंफ्यूजन है तो बताया, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी बाकी होते हैं। अच्छा, बाकियों को तो कहना, आप बताएं कि डिजिटलाइजेशन क्या होती है। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ बल्कि पहले पूछ लिया करें साथ साथ, अभी मैं आगे बढ़ जाता। दो लोगों ने कहा था तो आपका तो रह ही जाता। डिजिटलाइजेशन ये होता है कि मेरे पास एक इमेज है, मैंने उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इमेज है मेरे पास, इमेज डिजिटल तो नहीं होती ना, मैंने कंप्यूटर को देनी है इमेज। इसका मकसद ये होता है कि मैंने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अब इमेज होता है उसको, इमेज किससे बनता है? कलर से बनता है ना इमेज, कलर्स से बनता है इमेज। ठीक है, बैकएंड के ऊपर ये 2x2 की ग्रिड होती है। इमेज आप देखेंगे, इमेज के अंदर ना पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल से बन के इमेज बनता है। अगर किसी को इमेज को थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो पिक्सल्स से बन के इमेज बनता है। छोटे 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 पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज है, इसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्या इस तरह एक मैट्रिक्स बनेगा एंड ऑल। हमारी वैल्यू क्या है असल में? ये चीज। इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मजीद अंदाजा हो जाए। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन ये है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर ना इमेजेस बनती है कलर्स के साथ मिलके। तो हर कलर की एक वैल्यू होती है, हेक्स कोड होता है या कोई भी वैल्यू होती है।
ठीक है, इंटेंसिटी वैल्यू होती है। अभी हम सिर्फ ग्रे स्केल इमेज की बात कर रहे हैं, तो या तो वो ब्लैक की कोई वैल्यू होगी 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, इसके दरमियान बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी। ठीक है, 0 से लेकर 255, ये ग्रे स्केल इमेज है। कि आपको बता रहा होगा कि आई गेस जीरो होता है, अगर किसी को अंदाजा हो। जीरो होता है वाइट, ये जीरो वाइट होता है। ठीक है, 255 ब्लैक होता है। एम आई राइट है, अगर किसी को अंदाजा हो। मैं सर्च करता हूँ। ब्लैक होता है जीरो। ठीक है, 0 0 0 का मतलब होता है ब्लैक। और जितना बढ़ते रहेंगे उतना वाइट की तरफ आते रहेंगे। ये हेक्स कोड है। ठीक है, कलर कोड है अक्षर का। ठीक है, इधर जीरो का मतलब होता है ब्लैक। जिस तरह बढ़ते रहेंगे उस तरह वाइट के करीब आते रहेंगे। ब्लैक कम होता रहेगा, ग्रे बनता रहेगा, ग्रे का बन के वाइट वाइट की तरफ आते रहोगे आप। ठीक है, 0 से लेके 255 के दरमियान एक वैल्यू पड़ी होगी इधर। हम उसकी वैल्यू एक मैट्रिक्स में स्टोर कर लेंगे कि इस पिक्सल, ये पिक्सल है ना एक, इस पिक्सल के ऊपर कलर की क्या वैल्यू है। हो सकता है यहाँ पे हो जीरो, जीरो रख दिया। हो सकता है इस वाले पिक्सल की वैल्यू हो, ये वाइट था ना, तो इस वाले पिक्सल की वैल्यू हो सकता है कि 255 है। तो मैंने इधर जाकर रख दिया 255। तो मैंने क्या कर लिया, एक एक पिक्सल की कलर वैल्यू उठाई, उसको एक मैट्रिक्स में रखा, कंप्यूटर को दे दिया, डिजिटलाइज फॉर्म कर दिया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सबको क्लियर है? नहीं है तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, बेस्ट है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब इमेज के ना डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों करते हैं, पहले हम डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करते थे ना, न्यूरल नेटवर्क को देने से पहले। जाहिर है, तो इमेज की भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है ना। न्यूरल नेटवर्क को देने से पहले हो सकता है कि मैं इमेज की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ। हो सकता है ना। हम जैसा डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे पहले, आपने देखा था, देने से पहले उसके फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, उसमें से कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा निकाल रहे थे अगेन एंड अगेन। तो हो सकता है कि मैं इमेज की भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूं। तो इमेज के बेसिक 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आप यूज कर सकते हो, वो ये होगी। तो बस लाइक से इमेज है ना। ठीक है, पहले टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपका कहेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो उसको कहीं पर ट्रांसलेट कर दो। लेट से इधर मूव कर दो, या इधर मूव कर दो, या इधर मूव कर दो, या इधर मूव कर दो। और मैंने अगर इधर मूव करना चाहता हूँ, तो अब ये ऑब्जेक्ट मेरा आ गया लेट से इधर। एक सेकेंड, लेट से इधर। साइज चेंज नहीं हुआ, बस ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरी टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन होती है इमेज अगेन मेरे पास। ठीक है, मैं उसको स्केल कर सकता हूँ। स्केल का मकसद मकसद क्या हो सकता है, उसका नाम बताएं। स्केलिंग क्या हो सकती है? क्या जहन में आता है आपका स्केलिंग से? साइज, मैं साइज को छोटा कर सकता हूँ, या या साइज को बड़ा कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है। ठीक है, तीसरी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो होगी रोटेट। ठीक है,
फातिमा आप बताएं रोटेट का क्या मतलब हो सकता है। मतलब कि एंगल को चेंज करना। साइज सेम रहेगा, मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। ये तीन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो इमेजेस के। अगेन, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, न्यूरल नेटवर्क पढ़ लिया है, ठीक है, पढ़ लिया ना न्यूरल नेटवर्क हमने। तो अब हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, तो न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं कि इसको किस तरह हम डील कर सकते हैं चीजों। मेरे पास एक इमेज आ रही है। ठीक है, मेरे पास एक इमेज आई है। अब उसको 2x2 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही है। अब मुझे इस 2x2 के मैट्रिक्स को न्यूरल नेटवर्क को देना है, तो मैं कैसे दूंगा। हाँ, ट्रांसलेशन मीन्स यहाँ पे खड़ा था, अब यहाँ पे खड़ा हो। मतलब कदम चल के आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे प्लेन में मूव कर सकते हैं वो जगह। ठीक है। साइज का मतलब छोटा बड़ा हो रहा है, लोकेशन चेंज नहीं कर रहा आपने। ठीक है। रोटेशन का मतलब हो रहा है कि अपने घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है। तीनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइज भी चेंज कर दो, ट्रांसलेट भी कर दो, साइज बड़ा भी कर दो या छोटा करके उसको आगे मूव कर दो। ठीक है। साइज छोटा करके उसको रोटेट कर दो। तो मल्टीपल कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब ये सीन है कि हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में अभी हमने देखा था कि डिजिटलाइजेशन में हमने मैट्रिक्स आया था। अब मुझे कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कि अब मुझे न्यूरल नेटवर्क को ये इमेज देनी है, तो मैं कैसे दूंगा। कलर कोड्स मैंने अभी नहीं बताया, अभी बताऊंगा। कंफ्यूज ना हो, अब मैं सिंगल कलर की बात कर रहा हूँ। कलर कोड्स मैं अभी बताऊंगा। मैट्रिक्स बना के कैसे दूंगा मैं, हमजा आप बताएं। कैसे मैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो मेरे पास है ना, मैंने डिजिटलाइज कर दिया है। यही तो मसला है न्यूरल नेटवर्क के साथ, मैं इसको 2 डायमेंशन डाटा कैसे दूं। रीसाइज का क्या मतलब है आपका, और आप एनपी एरे। ठीक है, एनपी एरे बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किस टाइप का मैट्रिक्स बनाएंगे हमसे। करीब करीब पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, बेस्ट है। अभी मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स या लेट्स से 6x6 का मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसको मैं एक वेक्टर बना लूंगा, एरे बना लूंगा यार। कैसे हो सकती है इनपुट्स। ठीक है। फिर मैं इसको कोई कम्युनिकेशन करूंगा। हिडन लेयर आ गई। ठीक है। अब ये हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं सारा न्यूरल नेटवर्क को, इसको सिर्फ को कनेक्ट कर लूंगा आपस में। पेन की प्रोसेस, सबको आपस में कनेक्ट कर लूंगा। प्रोसेस क्या होगा, मेरे पास 2D चीज है, इसमें 1D वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टराइज करके न्यूरल नेटवर्क को दे दूंगा। हाँ ना, सारी इनपुट होगी। मैं न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ अब तक। अगर आपने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ा होगा तो उससे मिक्स ना किएगा। वैसे आप बताएं कि आपने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पहले पढ़ा है। बस बस, अच्छी बात है, देखना चूज ना कर रहे हो आप। ठीक है। पूरी इमेज का मैं वेक्टर बनाऊंगा, बस मैंने रीशेप किया है ना उसको। रीशेप करने के बाद
मैंने उसको इनपुट दे दिया, पूरी इमेज को इनपुट दे दिया। अब उसको अगेन न्यूरल नेटवर्क इसमें चलता था, इनपुट लेयर, फिर हिडन लेयर्स, फिर आउटपुट। मैं पूछ सकता हूँ कि यार ये इमेज इंसान की है या डॉग की है, तो एंड के ऊपर आउटपुट क्या आ रहा होगा, आउटपुट क्या लगेगा, ये इमेज इंसान की है डॉग की है, इनके ऊपर आउटपुट क्या लगेगा, किस फॉर्म ऑफ आउटपुट आ रहा होगा हमारा, इंसान की है या डॉग की है, इंसान की है डॉग की है, क्लासिफिकेशन कौन सी, यस और नो तो, ना 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 ना, इंसान की है या डॉग की है, फिर देखें। बाइनरी तो तब होगी ना कि इंसान की है या नहीं है, यस और नो। क्लासेज है, मैं दो क्लासेज है यहाँ, किस क्लास से बिलोंग कर रही है। प्रिडिक्शन लगाएंगे ना कि इंसान की भी हो सकती है, डॉग की भी हो सकती है, यस और नो, तो अलग होगा कि मैं ये इंसान है कि नहीं है, डॉग है कि नहीं है। फिर सोचें, प्रोबेबिलिटी लगा के आप चेक करेंगे कि ये वाली इंसान इंसान की है, ह्यूमन की है, या ये वाली डॉग की है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो प्रेडिक्ट कर देगा, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगेन इसी तरह अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरल नेटवर्क लगा के हम इमेज को पकड़ा, न्यूरल नेटवर्क को दिया, प्रेडिक्शन निकाल ली, इतने ही काम है। अब एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं। अब स्टेप क्या होगा कि रियल लाइफ में इमेजेस इतनी छोटी नहीं होती। क्या मतलब, रियल लाइफ में इमेजेस होती हैं 1048 मल्टीप्लाई बाय 1048 की, मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या चीज बोलती है। 1000 बाय 1048 क्या होता है, ये तो आपका मैट्रिक्स है ना। ठीक है, जिसके अंदर 1000 रोज होंगे, 1048 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तीन क्या है, तीन को फोकस करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। तीन को फोकस करते हैं कि मैंने तीन क्या चीज बोली है यहाँ। रियल लाइफ के अंदर इमेजेस होती हैं तीन कलर के ऊपर, रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB। अब मैं तीन चैनल्स बनाता हूँ, RGB के। अब मैं देखता हूँ कि रेड, तीन चैनल्स बनाता हूँ, रेड में कन्वर्ट करता हूँ, ग्रीन में कन्वर्ट करता हूँ और ब्लू में कन्वर्ट करता हूँ, एक इमेज आएगी मेरी मेरे पास, मैंने RGB में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं देखता हूँ कि यार इस इमेज के अंदर आर की क्या इंटेंसिटी पड़ी हुई थी इस पिक्सल के ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है ना अगेन। मैं देखता हूँ कि इस पिक्सल के ऊपर आर की क्या वैल्यू थी, ग्रीन की क्या वैल्यू थी, ब्लू की क्या वैल्यू थी। अगेन ये आप खुद नहीं देखेंगे, आप लाइब्रेरीज आ गई, लाइब्रेरीज देख के देंगे, लेकिन आपको पिक्चर का पता होना चाहिए कि बैकएंड में क्या होती है। आर की वैल्यू लेट से आती है 200, ग्रीन की वैल्यू लेट से आती है लेट से 155, ब्लू की वैल्यू लेट से आती है 100। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 200, इस जगह पे ऊपर आ जाएगा आपका 155, और इस जगह पे क्या आएगा आपका, बताएं। इस जगह पे क्या आएगा आपका, या ये पिक्सल था ना, मैंने देखा है मेरे इमेज थी उसको मैं डिजिटलाइज करने लगा हूँ। ठीक है, 100 आएगा। अच्छा, मैं डिजिटलाइज करने लगा हूँ। रियल लाइफ के अंदर इमेजेस होती हैं RGB। अब मैं इसको देखूंगा उठा के कि इसमें आर की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। आर की वैल्यू 200 निकली थी, मैंने आर वाले चैनल के अंदर डाल दी।
ग्रीन की ब्लू की वैल्यू या ग्रीन की वैल्यू 155 निकली थी, मैंने ग्रीन वाले चैनल पे डाल दी। या ब्लू की वैल्यू 100 निकली थी, मैं ब्लू के चैनल पे डाल दी। ठीक है। अब लेट्स से ये वाला पिक्सल है, इसकी आरजीबी वैल्यूज हैं लेट्स 100, 100, 100। ठीक है। इस जगह के ऊपर से अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी इस जगह पे। ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं। इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी इस जगह पे। यहाँ पे लगा लें। लाल की वैल्यू बना दें। नहीं नहीं, बाकी बाकी तो है। आर की 100 आ गई। अब इस जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी इस जगह पे। आर इज इक्वल टू 100 है यहाँ पे। जी इज इक्वल टू 200 है। ब्लू इज इक्वल टू 300। इस जगह पर मुझे बताएं क्या वैल्यू है। फिर बताएं। इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी। देख लें। ठीक है। तो मेरे पास तीन चैनल्स बनेंगे, कहने का मकसद ये है कि आर, जी, बी, तीन डायमेंशन है मेरे पास। अब थर्ड डायमेंशन भी आ गई। ठीक है। तो रियल लाइफ के ऊपर इमेजेस इस तरह नहीं होंगे। रियल लाइफ रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर इमेजेस इस टाइप के होंगे। लेट्स से मेरे पास 1048 बाई 1048 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि चैनल्स आपके 3 हैं। फिर आप क्या करोगे यार। फिर आप इस पूरे मैट्रिक्स को कन्वर्ट करोगे इसके अंदर। करे ना जरा इसको जरा कन्वर्ट तो करें। 1000 बाय 1000 मेरा ख्याल है कितना होता है। 1000 बाय 1000 मिलियंस में होता है। ठीक है। ये चीज मिलियन में होती है। ठीक है। अब मैं एक मिलियंस के अंदर इनपुट लेयर बनाऊंगा। ठीक है। और फिर एक्टिवेशन लेयर उससे ज्यादा बड़ी होगी। एक्टिवेशन लेयर कितनी बनेगी। एक्टिवेशन लेयर तो बनेगी जाके यार, आ, अगर एक्टिवेशन लेयर मेरे पास लेट्स से 1 मिलियन है हिडन लेयर, तो मैं 1 मिलियन न्यूरॉन्स को, पहले न्यूरॉन को जाके 1 मिलियन न्यूरॉन से जोड़ूंगा। फिर दूसरे न्यूरॉन को जाके 1 मिलियन न्यूरॉन से जोड़ूंगा। तो ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरे न्यूरॉन को जाके पूरे 1 मिलियन से न्यूरॉन से जोड़ूंगा, बहुत काम खराब हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इतनी कंप्यूटेशनल पावर की नीड होगी आपको। ठीक है। उसके लिए एक चीज आई थी, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है वो तो हम पढ़ेंगे अंडर कल। लेकिन उससे पहले हम उसके इंट्यूशन ले लेते हैं वो क्या होता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म करता है कॉन्वोल्यूशंस। ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशंस क्या चीज होती है। कॉन्वोल्यूशन आपकी चीज होती है, कॉन्वोल्यूशंस के जरिए आप फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हो। मैंने क्या बोल दिया फीचर्स। फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है। फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि यार हो सकता है कि मेरी इमेज इतनी बड़ी हो और उस इमेज के अंदर सिर्फ
इतना ही रहता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यार ये इमेज में इंसान है या नहीं है, या इंसान का डाटा है कि नहीं है, ये इमेज इंसान की है कि नहीं है। तो मुझे इस एरिया की जरूरत है अपने इसके अंदर, बताएं जरा। नहीं है ना। तो हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के फीचर्स हो सकते हैं। हम उसका कॉर्नर्स निकाल सकते हैं, हम उसकी कोई भी चीज निकाल सकते हैं, कॉन्वोल्यूशन ट्राई करते हैं। कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारा मैट्रिक्स है, लेट्स से हमारा मैट्रिक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेना था। 110691 लिख देते हैं। लेट्स मेरा ना एक ये इमेज है, छोटी सी इमेज है, ठीक है, उसके अंदर ना ग्रे स्केल इमेज है, वैल्यूज है बड़ी हुई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो मैं इसके ऊपर एक ना फिल्टर लगाऊंगा। कोई भी फिल्टर लगा सकता हूँ मैं, एक फिल्टर लगाऊंगा बेसिकली। हो सकता है कि वो मेरा फिल्टर सिर्फ ये हो, और इस फिल्टर की वैल्यूज आपकी ना न्यूरल नेटवर्क खुद लर्न करेगा, इतना इतना आसान होता है। जैसा हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है ना, वो वेट्स की वैल्यू को रन करता है ना, इस फिल्टर की वैल्यूज क्या हो सकती हैं ऑप्टिमल, ये हमारा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इन द फ्यूचर लर्न खुद ही करेगा ऑप्टिमल वैल्यूज, ठीक है। तो मेरे पास एक फिल्टर होगा जो मैं इसके ऊपर रखकर, इस फिल्टर को ना, इस फिल्टर को मैं अपनी इमेज के ऊपर रखूंगा, फिल्टर करूंगा ना, तो सारी चीजें इस फिल्टर की बेस पर फिल्टर करूंगा। जैसे आप चाय निकालते हैं तो एक फिल्टर लगाते हैं ना, तो इस फिल्टर के बेस के ऊपर आपकी चाय फिल्टर हो रही है। वो फिल्टर कोई भी हो सकता है कि आप चाय के नहीं रख लें, हो सकता है कि आप अपना रख लें। तो उस फिल्टर की बेस के ऊपर आपकी चीजें फिल्टर हो रही है, ठीक है। तो ये फिल्टर हम फाइंड करते हैं। यहाँ तक कुछ क्लैरिटी ना हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक इमेज आई है, दोबारा देखें। मेरे पास एक इमेज आई है, मैंने उसको डिजिटलाइज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब तक हमने देखा था, पहले इससे पहले इमेज देखा था कि इतनी बड़ी इमेज है, इतना ही एरिया मेरे काम का है, ठीक है। या मुझे कोई फिल्टर लगाना है, मुझे इससे ना एजेस डिटेक्ट करने हैं। ये एज है ना एक, ये फ्लैट इमेज है सारी, यहाँ पे क्या जा रहे हैं, यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इस इमेज में से ना एजेस निकालने हैं। पहला काम तो मेरा ये होगा ना कि इमेज को डिजिटलाइज, यही होगा ना, यहाँ तक क्लियर है? डिजिटलाइज करूंगा तो उसमें से कुछ चीज निकालूंगा ना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यार मुझे चाय बना के दो, और उसमें से पत्ती फिल्टर करो। पहला काम आप क्या करोगे, चाय बनाओगे ना। आपने चाय बना ली, डिजिटलाइज कर दी, फिर एक फिल्टर बनाया, ठीक है। फिर एक क्या किया आपने, फिल्टर बनाया। फिल्टर इन इन द केस ऑफ चाय क्या था, चाय की छन्नी। उस फिल्टर को आपने चाय के ऊपर रखा और उससे चाय फिल्टर कर ली। इसी तरह ही आपने क्या किया, आपके पास एक इमेज थी, आप उसको उसके अंदर से चीजें निकालना चाह रहे थे, तो आपने इमेज को डिजिटलाइज किया, ठीक है। एक फिल्टर बनाया, उसके ऊपर फिल्टर लगा के उससे चीजें निकाल ली। अब फिल्टर आपके जहन में आएगा कि फिल्टर क्या होगा वो, तो फिल्टर न्यूरल नेटवर्क खुद लर्न करेगा उसकी वैल्यूज, इस फिल्टर की, ठीक है।
न्यूरल नेटवर्क खुद लर्न करेगा इस फिल्टर की वैल्यूज। यहाँ तक है, कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है। अब इस फिल्टर को लगाना कैसे है, चाय के केस में तो हम नीचे रखते हैं कप के ऊपर और उसको फिर चाय डाल देते हैं, ये फिल्टर लग गया हमारा। लेकिन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या कॉन्वोल्यूशन के केस में फिल्टर इमेज के ऊपर लगता कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फिल्टर है, ये हमारी इमेज है। अब मुझे इमेज के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि इस फिल्टर को पकड़ूंगा। इस फिल्टर को पकड़ा मैंने, ये जो फिल्टर है मेरा, ठीक है, ये जो फिल्टर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर रख दिया जाके। इसका सेंटर यहाँ पे आके रख दिया, इसको फिट करना है मैंने। लाइक इस फिल्टर को उठा के ना, मैंने इस फिल्टर को उठा के इसके फर्स्ट प्लेस के ऊपर रख दिया। ये फिल्टर था ना 3x3 का, 6 को उठा के रख दिया पहली जगह पे, इसको फिल्टर को यहाँ पे आ गया 3x3 का फिल्टर। कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इस ये 3x3 फिल्टर है ना, इस फिल्टर को उठा के मैंने इस इमेज के ऊपर रख दिया, यहाँ पर पहली लोकेशन के ऊपर, इस जगह पे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, फिल्टर की फिल्टर की वैल्यू और अपनी इमेज की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, हर एक वैल्यू को, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, हर एक वैल्यू को, जो भी फिल्टर के अंदर थी और इमेज के अंदर थी, और सबका सम ले लिया। दोबारा रिपीट करूं क्या, यहाँ तक क्लियर है यार। फिल्टर मैंने उठाया, इमेज पे रख दिया, इमेज पे रखने के बाद मैंने क्या किया, उन सब की वैल्यूज का वो मल्टीप्लाई किया, फिल्टर की भी और इसकी भी, और उनका सम ले लिया। मेरे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी मेरे पास इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। कितनी वैल्यूज आएंगी फिर सोचिए। एंड के ऊपर मैंने सबका सम ली है मल्टीप्लाई करने के बाद, 1। एक कोई वैल्यू होगी, लेट्स से, कैलकुलेट नहीं करता, वो वैल्यू 10 आ गई है, 10 को रख लूंगा साइड। ठीक है। अब मैं इस फिल्टर को मूव करूंगा यहाँ पे 3x3। ठीक है, इसके साथ भी ये करूंगा, सेम परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म। अब कितनी वैल्यूज आएंगी, अब कितनी वैल्यूज आएंगी, एक स्टेप मूव किया बस मैंने, वही चीजें परफॉर्म करूंगा दोबारा। 1, लेट्स से आ गई, इन दिस केस 20, मैंने फ्लिप किया। ठीक है। अब ये और आगे मूव हो सकता है मुझे, नहीं हो सकता। नीचे मूव हो सकते हैं, यस। उसको नीचे मूव कर सकते हैं ना, तो नीचे मूव कर लेंगे 3x3 को। ठीक है, इसको नीचे मूव कर लेंगे। अगेन हम वैल्यूज को वही वाली फॉर्म करेंगे, इन चीजों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी अब, एक, लेट्स वो 30 है, वो मैंने इधर लिख ली। अब ये साइड को मूव हो सकते हैं, साइड मूव कर लेते हैं।
अगेन ऑपरेशन परफॉर्म करें, कितनी वैल्यूज, अगेन वो 1, लेट्स 40 आ गए इन दिस केस। अब ये आगे मूव हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बताएं, नीचे हो सकते हैं, नीचे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे कर लेते हैं। अब कितनी वैल्यूज आएंगी इसके कैलकुलेशंस के अंदर, 1, लेट्स गो 50 कर लेते हैं। नीचे मूव, अब आगे मूव हो सकता है नहीं, आगे हो सकते हैं, आगे मूव कर लेते हैं, आगे मूव कर लिया। अब कितनी वैल्यूज आएंगी, अगेन एक आएंगी, ठीक है, वो लेट्स से कह देते हैं 60 है। अब नीचे मूव हो सकते हैं नहीं, तो ये मेरा मैट्रिक्स होगा फाइनल, ठीक है। और ये वो वाला मैट्रिक्स है जिसके अंदर फीचर जो है एक्सट्रैक्ट हो गए, सारी अब इमेज नहीं है, सिर्फ वो डाटा है जो फीचर्स है। ये देखें, ये 5/6 का मैट्रिक्स था, और अब ये कितने का मैट्रिक्स है, 3/2 का। मैंने फालतू चीजें निकाल दी हैं इसमें से। कॉन्वोल्यूशन यही करता है, साइज छोटा कर देते हैं, साइज को मेंटेन भी कर सकते हैं इन द फ्यूचर, हम आगे देखेंगे। साइज मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि फालतू चीजों को निकाल के बस फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर दें, फिल्टर की बेस पे होता है। तो ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। या तो कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। फिल्टर लगाना आ गया है ना, जो जो फिल्टर का साइज है वो इमेज से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, ठीक होगा ज्यादातर, बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन से हम देखेंगे आगे, कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितना रखना है, इमेज जितना रखना है, इमेज छोटा, इमेज बड़ा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, फिल्टर बड़ा तो नहीं हो सकता, इमेज जितना रखना है। जब हमें साइज मेंटेन करना होगा तो इमेज जितना भी रख सकते हैं आप, ठीक है। और ये साइज कितना रखना चाहिए हमें, इसकी वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए, ये मॉडल खुद से करेगा, ठीक है। इसके लिए हमें कंफ्यूजन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह, क्या कहते हैं, आपके जहन में आ रहा होगा कि पैरामीटर्स जो हैं हमारे, वो हम उसकी वैल्यूज क्या लें, न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो पैरामीटर्स क्या क्या थे, थीटास और पीस थे। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप वो मॉडल खुद ट्रेन करते हैं, मॉडल खुद ट्रेन कर रहा है ना वो। इसी तरह ही ये जो फिल्टर है आपका, ये मॉडल खुद ट्रेन करेगा, कोई कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो लेक्चर रिवाइज कर देता हूँ कि हमने पहले न्यूरल नेटवर्क को देखा मैथमेटिकली, ठीक है, कल भी देखा था, आज उसको इन डेप्थ देखा, उसकी कन्वेंशंस देखी, उसको लिखते कैसे हैं, उसके नेमिंग कन्वेंशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कल इसलिए नहीं बताया था। न्यूरल नेटवर्क देख के कंप्यूटर विजन की तरफ मूव कर गए। कंप्यूटर विजन के अंदर मैंने बेसिक आपको आइडिया दिया, इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस को फिर हमने डिजिटलाइज किया, इमेजेस का पिक्सल पकड़ा, उस पिक्सल के ऊपर एक कलर की वैल्यू पड़ी होती है, कलर की वैल्यू हमने एक मैट्रिक मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करते गए। अब मैंने इस इमेज को डिजिटलाइज कर दिया, अब मेरे पास इमेज डिजिटलाइज हो गई है, तो मैं उसको प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, मैं उसको न्यूरल नेटवर्क में भेजने से पहले ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है कि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, मूव आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। रोटेट का मतलब होता है कि मैं उसको घुमा सकता हूँ, एंगल उसका रोटेट कर सकता हूँ। साइज स्केलिंग का मतलब होता है उसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि हमने स्केलिंग कर ली है, तो हमने क्या कर रहे थे, अगर मैंने न्यूरल नेटवर्क को इमेज देनी थी, न्यूरल नेटवर्क को इमेज देनी थी, तो मैं उसको वेक्टर बनाता था, वेक्टर बनाने के बाद मैं उसको न्यूरल नेटवर्क को दे देता था। लेकिन रियल लाइफ के अंदर इमेजेस होती हैं डिफरेंट, बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं, पिक्सल बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हो सकते हैं एक इमेज के अंदर, ठीक है। और चैनल्स भी 3 होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू।
मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स विद द आरजीबी वैल्यूज, तो इसको हम न्यूरल नेटवर्क पे देंगे तो हमारे पास लाखों न्यूरॉन्स बन जाएंगे। और लाखों न्यूरॉन्स अगली हिडन लेयर के ऊपर आपस में इस तरह कनेक्ट होंगे कि एक न्यूरॉन हर न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो लाख मल्टीप्लाई बाय लाख, तो बहुत बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स बन जाएंगे, लाइक बिलियंस ऑफ। तो उसको ट्रेन करना इतनी सी सोल्यूशन के ऊपर, लाइक मैंने सिर्फ ये पूछना है कि यार मुझे बता दो कि इमेज में कैट है कि नहीं है, उसके लिए बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ट्रेन करने की मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर कॉन्वोल्यूशंस परफॉर्म करके हम अपने इमेज की को प्रिडिक्ट करते हैं, जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन आपके फिल्टर को यूज करके आपके इमेज जैसी चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि हो सकता है कि एक मैं अपनी तस्वीर दूं उसको, ठीक है, तो तस्वीर अपनी भी क्यों, मैं कैट की तस्वीर देता हूँ उसको, तो हो सकता है कि एक कॉन्वोल्यूशन लेयर उसके कान निकाल रही हो, कान की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रही हो, दूसरी इंफॉर्मेशन कॉन्वोल्यूशन लेयर उसकी नाक की इंफॉर्मेशन, तीसरी उसकी टेल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करने में फायदेमंद होती है। ठीक है, और दूसरा, न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब आप इमेज को वेक्टर बनाते हैं तो उसके नेबर की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहती। नेबर की इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? जब आप 2D मैट्रिक्स बनाते हैं ना, 2D मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि एक आंख यहाँ पर है ना, 2D मैट्रिक्स है मेरा ये, तो एक आंख के नेबर में दूसरी आंख है। ठीक है, अगर मैं इसको 1D कर दूंगा ना, तो हो सकता है कि मेरा आंख का पिक्सल, पहली आंख का पिक्सल यहाँ पे पड़ा हो, दूसरी आंख का पिक्सल इस जगह पे पड़ा हो 1D के अंदर, तो वो कुछ सेंस नहीं बनती है। ठीक है, मैंने एक इमेज है मैंने अपनी तस्वीर ली है यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक तस्वीर न्यूरल नेटवर्क को दी, तो वो उस तस्वीर को पकड़ के फ्लैट कर देगा, वेक्टर बना देगा। तो हो सकता है कि मेरा पहला पिक्सल तो यहाँ पर है, ये पिक्सल है, ठीक है, उसका नेबर वाला पिक्सल हो सकता है फ्लैट करते हुए कहीं नीचे पड़ा हुआ, तो नेबर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। नेबर इन्फॉर्मेशन क्लियर है आप लोगों को? नेबरहुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि इसके नेबर में क्या पड़ा हुआ है, आसपास क्या, कौन सा पिक्सल था, आसपास कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, कि मेरी आंख थी, मेरी आंख के साथ हेडफोन लगा हुआ था, तो उसके नेबर की इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं पहचान सकता हूँ। ठीक है, उसने इमेज को फ्लैट कर दिया है ना, तो नेबर इन्फॉर्मेशन रिटेन करता है कन्वोल्यूशन नेटवर्क। आगे हम देखेंगे इसको इन डेप्थ कल इंशाल्लाह। तो नेबर इन्फॉर्मेशन रिटेन करके रखते हैं आपको कॉन्वोल्यूशंस के जरिए आपकी इमेज पहुंचते हैं। कॉन्वोल्यूशन क्या करते हैं? फीचर निकालते हैं। हो सकता है कि एक लेयर मेरे हेडफोन्स निकाल रही हो, एक लेयर मेरी कैप निकाल रही हो, एक लेयर मेरी ग्लासेस निकाल रही हो, तो कॉन्वोल्यूशन फीचर्स निकालते हैं। और किस तरह निकालते हैं? फिल्टर के जरिए। इमेज मेरी, लेट्स से एक इमेज है, इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करेगा। ठीक है, फिल्टर क्या अप्लाई करेगा? वो मॉडल खुद ट्रेन होगा उसके ऊपर। ठीक है, फिल्टर अप्लाई करेगा, फिल्टर अप्लाई करके उसको बारी बारी पूरी इमेज के ऊपर स्क्रॉल करेगा, दाएं दाएं से बाएं, पहले इसके ऊपर जाएगा, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, फिर साथ मूव कर करके जब जगह खत्म हो जाएगी तो फिर नीचे, फिर मूव, फिर नीचे, जब तक करता रहेगा जब तक पूरी इमेज को वो देख ना ले। बारी बारी पूरी इमेज को देखने के बाद, अब पूरी इमेज को उसने देख लिया, क्या क्या कर रहा है? फिल्टर की वैल्यू और इमेज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है और सबको प्लस कर रहा है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब जो नया मैट्रिक्स बना रहे हैं वो फीचर्स वाला मैट्रिक्स है, वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके ले आया है उसके अंदर। ठीक है, लेट्स से नया मैट्रिक्स उसने क्या बना लिया है, उसने कैप की इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया उसने मैट्रिक्स के अंदर, फिल्टर लगाया उसने इमेज के ऊपर बारी बारी, मेरे पूरी इमेज के ऊपर बारी बारी उसने फिल्टर अप्लाई किया हर हर एक उसके ऊपर 3x3 का है, तो पहले इस रीजन पे, फिर इस फिर नीचे आके हर रीजन के ऊपर उसने अप्लाई किया फिल्टर। फिल्टर अप्लाई करने के बाद उसने लेट्स से एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर एक ऐप की इन्फॉर्मेशन है, इसे एक्सट्रैक्ट करके ले आया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो फिर, कोई कंफ्यूजन हो तो है? ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही होगा। ठीक है, कल हम कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की तरफ जाएंगे, फिर आपको पाइटॉर्च करेंगे फिर हम इंशाल्लाह। ठीक है, पाइटॉर्च के बाद फिर आपको असाइनमेंट करेंगे, मजा आएंगे कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के बाद ना कंप्यूटर विजन पढ़ने का। कंप्यूटर विजन बहुत एक्साइटिंग फील्ड है, पर टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझ आती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।
कल इंशाल्लाह ना कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को इन डेप्थ इसका इंट्यूशन वगैरह। ठीक है, के लिए अल्लाह हाफिज।